भी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 11th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2023 का एनुअल एग्जामिनेशन जो अभी हुए थे, वार्षिक परीक्षा जो 2023 में हुई थी क्लास 11th की, उसका जो पेपर था राजनीति विज्ञान का, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आज हम ये जानेंगे। देखिए, ये 2023 का प्रश्न पत्र है, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे। राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र ये है क्लास 11th का। देखिए, पूर्णांक यहाँ पे अगर हम देखें तो 80 मार्क्स का ये है पूरा, और समय है 3 घंटा। तो चलिए अब यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं क्लास 11th में। देखिए, ये अनुमान एक आप लगा सकते हैं कि क्लास 11th में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, और साथ ही कुछ प्रश्न यहाँ पे ऐसे होंगे जो कई बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता भी दूंगी इसमें। तो यहाँ पे पहले निर्देश देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे जो ये प्रश्न नीचे दिए गए हैं वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ऊपर लिखा गया है यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, प्रत्येक का उत्तर 20 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एक नंबर के प्रश्न है, एक नंबर का आंसर इसमें आपको आंसर में 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे 20 शब्दों से अधिक शब्द आपके नहीं होने चाहिए, ये निर्देश दिए गए हैं। कभी भी जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो ये निर्देश ऊपर के अवश्य पढ़ लें, ये आवश्यक होते हैं। इसके बिना आप जो है अच्छे से पेपर नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे हम पहला प्रश्न देखते हैं क्या आया था। पहला प्रश्न है यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है और ये सिंपल सा क्वेश्चन भी है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में किस विषय पर चर्चा हुई है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंद स्वराज के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, गांधी जी ने जो लिखी थी। इस पुस्तक में जो हिंद स्वराज मतलब इस पुस्तक में किस विषय पर चर्चा की गई है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे समानता के कितने आयाम बताए गए हैं। समानता के कितने आयाम बताए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 है उसके बाद, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये बताना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है राष्ट्रपति राज्यसभा में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए। ये कई बार जो है पूछे जाते हैं, और साथ ही मुझे लगता है कि आगे को भी इसी तरह से आते रहेंगे। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको आप याद कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, भारतीय संसद में कितने सदन हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, ये बताना है। उसके बाद आगे जो है यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 से बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये भी 1 अंक के ही हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे देख लेते हैं पहले, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, ये बताना है आपको। यहाँ पे देख लेते हैं। क है, संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि क्यों होता है ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन के उस पर आपको बताना है, विकल्पों के आधार पर। परिस्थितियाँ बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। वो है, किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय के पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। 100 है, यहाँ पे हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। और 2 है, संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए। इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है और बताना है कि संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक क्यों होता है। चलिए इसके बाद अगला हम देखेंगे। अगला है यहाँ पे ख, निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अ है संपत्ति का अधिकार,
ब है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, स है स्वतंत्रता का अधिकार और द है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता? यहाँ पे जो अ विकल्प है आपका बिल्कुल सही होगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, पहले आता था लेकिन अब इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। उसका ग है भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? विकल्प आप सभी लोग के सामने यहाँ पे दिए गए 1976, 1986, 1978 और 1988। यहाँ पे आपको बिल्कुल सही विकल्प का चयन करना है। उसके बाद है घ, चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग क्या है? अ है यहाँ पे विकल्प संवैधानिक संस्था, ब है सभा, स है दस्तावेज और द है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए ड़ देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है? अध्यक्षात्मक प्रणाली है, कहाँ पे है? अ है ब्रिटेन में, ब है नेपाल में, स है भारत में और द है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्नों पे वैसे फोकस कर रहे हैं। देखिए च है यहाँ पे, भारतीय संसद के निम्न सदन का नाम क्या है? भारतीय संसद का निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर विधायिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 राज्यों में विधायिका का कार्य करती है। राज्यों में विधायिका का कार्य कौन करती है? अ है लोकसभा, ब है विधानसभा, स है राज्यसभा और द है विधायिका। राज्यों में विधायिका का कार्य कौन करती है? जो है यहाँ पे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ओ है यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो है राज्यपाल, स विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश और द है राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चलिए अगला हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं प्रश्न नंबर 10 से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अभी तक 1-1 अंक के प्रश्न थे और यहाँ पे से 2 अंक के प्रश्न आपके स्टार्ट हो जा रहे हैं और लिखा है 40 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। इसका आंसर जो है 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से ना कर सकें। इस कथन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न है, इसको काफी गौर से देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। महिलाओं को मताधिकार न देने से परिवारों में मतभेद पैदा हो जाएंगे। महिलाओं को मताधिकार न देने से परिवारों में मतभेद पैदा हो जाएंगे। इस कथन को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? प्रश्न काफी सिंपल है। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पे, नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए, टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न देखें 14। आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, नागरिक के लिए। इसके प्रावधानों को संक्षेप में आपको बताना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 अंकों का है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। जनहित याचिका किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये भी। जनहित याचिका किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 16 है, क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17 है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइए। हर प्रकार के अधिकार के उदाहरण भी दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय। एक समाज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास करता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? अपना तर्क दीजिए। प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, टिप्पणी इसमें आपको करनी है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पे, लोकसभा
कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? प्रश्नों को काफ़ी गौर से देखें और समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 21 है, यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान में शक्ति का बंटवारा इस तरह से किया गया है कि इसमें उलटफेर करना मुश्किल है, टिप्पणी कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं शायद उसमें भी पूछा गया है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है ये भी। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके आरंभ हो रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे है 5 अंक का और इसका जो आंसर आपको देना है 150 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए, लगभग 150 तक इसके शब्द जो है होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 है, यहाँ पे अधिकार क्या है और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं? अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकते हैं? उपयुक्त आधार क्या क्या हो सकते हैं आपको बताना है। प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्र किस प्रकार से बाकी सामूहिक संबद्धताओं से अलग है? प्रश्न नंबर 25 देखिए, प्रश्न नंबर 25 है, शांति को सर्वोत्तम रूप में तभी पाया जा सकता है जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय कायम हो। क्या आप सहमत हैं इस बात से? ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 26 है, न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस रूप में जुड़ी है? क्या इससे मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है? ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 27 है, संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद क्या था? अगर यहाँ पे हम बात करें प्रश्न नंबर 27 की, तो प्रश्न नंबर 27 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन की बात हो रही है और 73वें संविधान संशोधन से हमेशा जो है एक प्रश्न अवश्य बनता है। 73वां संविधान संशोधन क्या है, इसके बारे में आपको बताने के लिए आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन। इसके बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो किसी तरह से पूछा जाए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 28, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? व्याख्या कीजिए। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी व्याख्या यहाँ पे आपको करनी है। तो ये था क्लास 11th का राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आपका 2023 का एनुअल है। ये वार्षिक परीक्षा जो अभी हुई थी हाल में, वो है आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपने इसमें देखे कई प्रश्न ऐसे थे जो इम्पॉर्टेंट थे, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे कई प्रश्न, क्योंकि ये कई बार जो है दोहराए जाते हैं। तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।